नमस्कार, मैं सुधांशु कुमार। आज मैं हूँ सिमुलतला के एक ऐसे भवन में जिसको बनाया भारतीय सिनेमा के पिता कहे जाने वाले बीएन सरकार जी ने। और हमारे साथ हैं बीएन सरकार जी की पौत्री रूमिता बोस सरकार और पिनाकी चक्रवर्ती जी, जो बीएन सरकार के द्वारा जिस थिएटर की स्थापना की गई उन्हें अभी वर्तमान में संभाल रहे हैं। आज बहुत सारी बातें करेंगे फिल्म के संबंध में, बीएन सरकार जी के संबंध में। आज जो हमारी स्थिति है फिल्मों की, वह किस दिशा को जा रही है उसके संबंध में, बीएन सरकार जी के जीवन के संबंध में, और उससे कुछ प्रेरणा लेने की कोशिश करेंगे। हमारी पीढ़ी जो आज इस क्षेत्र में जाना चाह रही है, उन्हें इससे कुछ प्रेरणा मिले। इन सारी चीज़ों के साथ, बहुत सारे मुद्दों के साथ, प्रश्नों के साथ मैं आज रूमिता बोस सरकार जी के साथ हूँ। बहुत कोशिश के बाद समय इन्होंने दिया, इसके लिए कोटिशा आभार आपका रूमिता बोस जी। मेरा सबसे पहला प्रश्न है आपसे कि बीएन सरकार जिनको पुरस्कार दिया गया सन 1972 में, हिंदी फिल्म का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार। यह जान लीजिए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार हिंदी सिनेमा के क्षेत्र में या भारतीय फिल्मों के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को दिया जाता है। और यह गर्व की बात है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर शुरू किया गया सन 1969 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में उनका जन्म होता है और 1969 ईस्वी में उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई। और चूंकि पहला पुरस्कार बीएन सरकार जी को ही दिया जाने वाला था, लेकिन चूंकि देविका रानी को पहला पुरस्कार दिया गया, क्योंकि उस वक्त महिलाएं फिल्म के क्षेत्र में नहीं आना चाहती थी। खुद दादा साहब फाल्के जी ने जो सत्य हरिश्चंद्र फिल्म बनाई थी, उसमें कोई भी नारी पात्र नहीं था, स्त्रियां उसमें नहीं जाना चाहती थी, इसलिए स्त्री का रोल पुरुष को ही दिया गया था। तो देविका रानी ने हिम्मत करके फिल्म के क्षेत्र में उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उनको दिया गया। और दूसरा पुरस्कार यानी दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम पुरुष अभिनेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और बहुत सारी भूमिकाओं के साथ बीएन सरकार जी थे, उन्हें दिया गया। आज हम उनसे संबंधित कुछ प्रश्न लेकर हाजिर हैं मैडम के पास। मेरा पहला प्रश्न है मैडम कि बीएन सरकार जी का जन्म, जैसा कि अभी बातचीत में आपने बताया कि भागलपुर में हुआ, तो पैतृक निवास कहाँ है? पैतृक निवास हुगली में। ये सब हुगली का, हम लोग हुगली से, ओरिजिनली हुगली से है। जी 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 जी, यानी हुगली आपका पैतृक निवास और गांव हो गया। हाँ, हुगली में आठपुर एक तो जगह का नाम है, हुगली का नाम। जी जी आठपुर जी। अच्छा, वहाँ उनकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा उनकी कहाँ हुई? उनका पिताजी तो सब उधर तो बदली का काम, तब तो इधर उधर पोस्टिंग थे ना बीएन सरकार को, जो पिताजी थे जी, तो एनएन सरकार जी जी पोस्टिंग थे। तो छोटा उम्र में तो इधर बाद में तो कलकत्ता में आए। जी जी। तो उनका तो पढ़ाई शुरू हुआ शायद प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कोलकाता में बीएन सरकार की नॉर्थ कलकत्ता में शुरू हुआ था। एक्चुअली बीएन सरकार का जो पिताजी था, पिताजी सर नृपेंद्रनाथ सरकार, उन्होंने 1934 से लेकर 1939 तक अनडिवाइडेड बंगाल, मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये लेकर बंगाल था। जी। उस समय ब्रिटिश पीरियड था। जी। तो ब्रिटिश पीरियड के समय 1934 से 1930 तक उन्होंने
लॉ मिनिस्टर, ब्रिटिश पीरियड का लॉ मिनिस्टर था, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट, फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ अनडिवाइडेड बंगाल एंड लॉ मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड, जी जी। तो इसीलिए उनको काम था कभी कभी 2 साल यहाँ 2 साल वहाँ, कभी भागलपुर, कभी बाहर में, कभी यहाँ। उस समय कभी विंटर में कलकत्ता में ब्रिटिश पीरियड का 6 महीने हेड ऑफिस था यहाँ, और 6 महीने चला जाते थे शिमला में। अच्छा, शिमला में उनका हेड ऑफिस चला जाता था। तो इसी को लेकर कभी कभी इधर उधर हो सकता था, इसीलिए बीएन सरकार को नॉर्थ बंगाल में, नॉर्थ कलकत्ता में उसको पढ़ाई शुरू किया था। हिंदू स्कूल हिंदू स्कूल में पढ़ाई, हिंदू स्कूल में पढ़ाई किया था। उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी में आया, और उसके बाद उन्होंने, उनका पिताजी था बीएन सरकार, उन्होंने सोचा जो हायर एजुकेशन के लिए उसको बाहर जाना चाहिए, इसीलिए उन्होंने सिविल इंजीनियर होकर पढ़ाई के लिए उन्हें लंदन चला गया था, और सिटी एंड गिल्ड्स यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया था। 1922 से 1927 तक उन्होंने 5 साल वहाँ पढ़ाई किया था, लंदन में सिटी एंड गिल्ड यूनिवर्सिटी। तो लंदन में उनकी पढ़ाई हुई, सिविल इंजीनियर की पढ़ाई उन्होंने की लंदन में, बीएन सरकार साहब ने। और उसके बाद वो यहाँ आए, और यहाँ आने के बाद उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया जाता है सिनेमा हॉल बनाने का। तो वो भी स्टोरी अलग है, वो भी स्टोरी का अलग है। उस समय में उनको कलकत्ता में ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट बोलकर एक रास्ता था, उनका पास में उनको सिविल इंजीनियर का ही एक ऑफिस खुला था। और कलकत्ता में बहुत सारा स्थापत्य उन्होंने डिजाइन किया था। अभी तक कुछ स्थापत्य कलकत्ता में है, अभी तक है। ये कोठी का डिजाइन उन्होंने ही किया, ये कोठी बीएन सरकार ने। ये कोठी भी सिमुलतला का, ये कोठी उन्होंने खुद डिजाइन किया। अच्छा, तो ये जी जी, उस समय 1927 जब कलकत्ता लौट के आए, उसके बाद उन्होंने 3-4 साल उनका काम नहीं था सिविल इंजीनियरिंग, उसमें काम में लगा हुआ था जी। तो मन में प्रश्न आता है बाहर का आदमी को, जो सिविल इंजीनियर जो बाहर से पढ़ के आए, अचानक फिल्म में बहुत बड़ा कैसे आ गए। तो ये बात भी, ये भी एक स्टोरी है, ये भी एक स्टोरी है। स्टोरी क्या है, जो ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट से कलकत्ता में उस समय 2-3 सिनेमा हॉल था। तो उन्होंने क्या किया था, एक दिन शाम को टाइम में सिविल इंजीनियर ऑफिस से भवानीपुर घर में आने वाले थे। वहां पर धर्मतला जो स्ट्रीट है अभी, वहां पर एक मैडन स्टूडियो बोलकर एक सिनेमा हॉल था। उस समय कलकत्ता में बहुत नामी हॉल था, सिनेमा हॉल था। तो एक दिन देखा है जो बहुत आदमी, उस समय इंडियन फिल्म बहुत कम चलते थे, बाहर का कुछ फिल्म उन्होंने दिखाए थे वहां पर। तो एक दिन जब बीएन सरकार उसी हॉल के पास से क्रॉस करते थे, देखा है आदमी लोग बहुत लाइन लगे, क्यू लगा हुआ है टिकट खरीदने के लिए। तो उन्होंने घर में जाते जाते सोचा गाड़ी में, ये लोग पैसा लेके खड़ा है यहाँ, लेकिन उसको पता नहीं है क्या देखेंगे, क्या है उसमें, उसको पता नहीं है। तो ये तो गजब का बिजनेस है। ये पैसा जिन्होंने लेते हैं, बिजनेस जो किया है, ये पैसा पहले ले लेते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट देते हैं। लेकिन उनका जो काम था सिविल इंजीनियरिंग, उनको पैसा लगाते हैं, उसके बाद बहुत साल बाद कुछ पैसा आते थे, नहीं आने वाले थे, ऐसे थे। तो ये तो सिविल इंजीनियर से सिनेमा हॉल का, सिनेमा का बिजनेस बहुत अच्छा होने वाला है, हम ऐसे बनाए तो उसी मन से उन्होंने ये फिल्म का आइडिया पहल वाला है। क्या बात, बहुत अच्छा, ठीक है।
उसके बाद क्या क्या किया है उन्होंने, उस समय भवानीपुर क्लब बोलकर एक क्लब था भवानीपुर, जी जी वो क्लब सामने, वो क्लब का सामने सामने उस समय कोई माने बहुत सारा गुणी व्यक्ति, मतलब साहित्यिक है, जी वो इंजीनियर है, ऐसे बहुत मेंबर वहां पर एक साथ टी क्लब था, उन्होंने उस समय चाय पीते थे और उनका मतलब उनका आइडिया जो था शेयर करते थे। और कलकत्ता में उस समय, कलकत्ता में उस समय साइलेंट फिल्म चलता था, साइलेंट मूक फिल्म, मूक फिल्म चलती, मूक फिल्म चलती थी। जी 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 उस समय तक कलकत्ता में ये टॉकी फिल्म नहीं आया, जी जी सवाक फिल्म नहीं आई, सवाक फिल्म नहीं है, टॉकी फिल्म नहीं है। जी जी तो इसलिए एक दिन क्लब में गए थे उन्होंने शाम में, जाने के बाद एक उस समय इम्प्रेशरियो था हॉरेन मुखर्जी बोलकर, हॉरेन घोष बोलकर एक प्रोड्यूसर, एक आदमी था, उन्होंने भी हायर एजुकेटेड था, लेकिन एक फिल्म में, साइलेंट फिल्म में पैसा लगाया था उन्होंने। जी जी फिल्म शूटिंग करते करते उन्होंने रुक गए थे क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था। अच्छा तो उन्होंने सोचा, उनका दोस्त था, बीएन सरकार का दोस्त था, वो मित्र थे। हाँ दोस्त से बात करते करते उन्होंने एक दिन साहस करके बीएन सरकार को पूछा है, जहां हम ऐसे ऐसे पैसे लगाए तो आप इंटरेस्टेड है तो थोड़ा हमको कोशिश करिए, हमको थोड़ा सहायता कीजिए, वो पैसा हम वापस दे देंगे। जी जी तो उस समय बीएन सरकार उनको 10,000 रुपये दिए थे उस वक्त, उस समय 1930 में। पैसा लगाने के बाद उन्होंने वो फिल्म हरेन घोष जो था वो फिल्म कंप्लीट किया है और रिलीज भी हो गया। जी जी तो बोला ठीक है, हम पैसा तो बाद में मिल जाएगा। तो उन्होंने कोशिश किया ये काम हम क्यों ना करें। जी तो लेकिन उनका घर में कभी फिल्म का चर्चा नहीं था। जी पैसा लगा उनका पिताजी का ये सब मालूम नहीं, कुछ पता नहीं। यानी एरन सरकार जी से छुपकर उन्होंने अपने मित्र की मदद की फिल्म में मदद की थी। यानी इसका मतलब है कि घर में फिल्मों को लेकर एकदम मतभेद रहता था। मतभेद मतलब तब तो जो एक उनका पिताजी तो था उस समय फिल्म, इंडिया फिल्म जो है जी जी कोई अच्छा आदमी नहीं माना जाता था और ये अच्छा काम नहीं हो सकता है। यही कारण है कि महिलाएं उसमें नहीं जाती। इसीलिए कोई अच्छा घर का लड़की जी जी उसमें कभी नहीं आती। जी जी ये एकदम मत जाओ, जी किसी का जीवन में कुछ नहीं होगा तो फिल्म में जाएगा। अभी उल्टा हो गया। लेकिन उस समय क्या था, जिसको जीवन में कुछ नहीं होगा वो फिल्म में जाएगा। तो बीएन सरकार ने क्या किया था, वो पैसा देने के बाद उन्होंने पैसा उस समय दिया था, लेकिन पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, वो फिल्म का पैसा कब मिलेगा नहीं। खुद और 2-3 आदमी को लेकर, उसको दोस्त को लेकर जी और एक फिल्म बनाने की कोशिश किया था बीएन सरकार खुद 1931 में 2 साइलेंट फिल्म बनाए थे, चोर काटा एंड चशार। लेकिन उससे पहले जो चित्रा टॉकीज की जो इन्होंने स्थापना की, हम बताते हैं, वो बाद में हुआ जी। अच्छा, वो भी बाद में हुआ। अच्छा। तो उन्होंने पहले चोर काटा और चाशर में 1930 और 1931 में उसमें न्यू थिएटर स्थापित नहीं हुआ। इंटरनेशनल फिल्म का बोलकर एक कंपनी स्थापन किया था। उसी बैनर में 2 साइलेंट फिल्म उन्होंने प्रोड्यूस किया था, लेकिन किसी को बताया नहीं, घर में किसी को पता नहीं चला कि उन्होंने पैसा लगाया। वो ऑफिस में जाते थे, जो सिविल इंजीनियर के ऑफिस में जाते थे, लेकिन वहां से छुट्टी लेकर ये इंडस्ट्री उस समय नहीं था, फिल्म बिजनेस कैसे चलेगा और आदमी लोग कैसे काम करते हैं देखने के लिए क्या किया,
उन्होंने कभी किसी को नहीं बोला हम प्रोड्यूसर है, किसी को नहीं बोला। 2-1 आदमी उनको जानते थे और उसको भी बता दिया मत बोलो। उस समय चोर काटा बोल, यानी इसकी जानकारी मेरे पिताजी को नहीं होगी। घर में नहीं जाए, घर घर में नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमको घर से निकाल देंगे, घर से निकाल देंगे। तो चोर काटा बोलकर एक फिल्म जो शूटिंग होता था उस समय 1930 में हावड़ा का कोई जगह में उसको शूटिंग, अंदुल, हावड़ा अंदुल बोलकर एक जगह था, वहां पर उन्होंने शूटिंग सेट लगाया था। तो उन्होंने क्या किया, सिविल इंजीनियरिंग ऑफिस से छुट्टी लेकर 1-1:30 बजे दोपहर में लॉन्च करके वो शूटिंग में चला गया। किसी को बताया नहीं। अब मतलब बहुत चारों तरफ शूटिंग चल रहा है, मतलब बहुत आदमी चारों तरफ जुट गया, उसी के भीड़ में जुट गया, भीड़ में जुट गया। और इंटेलिजेंस बहुत था उनको। उन्होंने क्या किया, उनको जब शूटिंग करते करते ब्रेक हो जाते हैं, जो लोग टेक्नीशियन हैं उन लोगों को पूछते हैं कि तुम कौन प्रोड्यूसर में काम करते हो, पैसा ठीक से मिलता कि नहीं, क्योंकि वो पैसा लगाया, प्रोडक्शन हाउस से पैसा जाते हैं, लेकिन वो उसका पैसा उनको पास जाता कि नहीं, उन्होंने पूछ के आते हैं। ऐसे करके उन्होंने इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हुआ जी। इसके बाद फिल्म खत्म हो गया, रिलीज होने वाला था, पेपर में अचानक आ गया ये बीएन सरकार ये फिल्म प्रोड्यूस किया है। घर में उस समय पता नहीं था, उनको मां पहले ही जाना था ये प्रोड्यूसर बन गया। तो क्या हुआ, तो वो पेपर एक दिन अचानक सुबह में पेपर आया, बीएन सरकार घर में था, पहले पेपर हाथ में आए, उन्होंने देखा बीएन सरकार प्रोड्यूसर बन गया एक फिल्म में। अंडरलाइन करके रखा वो। उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, इंडियन सरकार कुछ नहीं बोला। इंडियन सरकार लाल पेन लेके वो क्रॉस बॉक्स करके उन बीएन सरकार के घर में पहुंचा दिया, कुछ नहीं किया। अच्छा, बीएन सरकार जब घर में आए, देखा ये अंडरलाइन करके, मेरा खबर तो छप गया, उन्होंने तो डर से मर गया ये क्या होगा, पिताजी जन गए। लेकिन उनको पिताजी कुछ नहीं बताया जी। उनको पिताजी बताया उनको मन में चाहे करो, लेकिन एक काम ठीक नहीं। एक तो उस समय तो परिवार, उस समय 1921 में उनका शादी हुआ था बीएन सरकार को, शादी होके वो चला गया लंदन जी। अच्छा, तो ठीक है, तब वापस उसकी पढ़ाई हो गया, आया। तो उस समय इंडियन सरकार जब इंडियन सरकार को जानकारी हो गया कि ये फिल्म में इन्वॉल्व हो गया, तो बोला उनका जो माताजी थे वो बहुत क्या बोलेगा, बहुत डोमिनेटिंग। अच्छा, और इंडियन सरकार घर में मातृसत्तात्मक एकदम। उनके 8 भाई थे, 8 भाई। अच्छा। तो तब खाली बीएन बड़ा भाई और बीएन सरकार को शादी हुआ जी। पहला, और दूसरा भाई को तब शादी नहीं हुआ। तो इंडियन सरकार एक तो बोला, एक तो बात बोला, बीएन सरकार 8 भाई बहन, 8 भाई। अच्छा। तो इंडियन सरकार एक बोला ठीक है, तुम इन्वॉल्व हुआ, ठीक है, मगर शूटिंग से तुमको वापस आना है 5 बजे तक घर में आ जाना, 5 बजे के बाद तुम बाहर नहीं रहना, घर में आ जाया करो। तो बीएन सरकार वैसा ही करती, वैसे ही। अच्छा, क्योंकि घर में बीवी है जी। हाँ। तो ये जी बहुत ही दिलचस्प यह कहानी है, और मुझे नहीं लगता है कि यह कहानी बाहर आई है अब तक। और इससे रिलेटेड एक प्रश्न है कि चित्रा की जो स्थापना हुई, जैसे गूगल वगैरह या कहीं हम देखते हैं कि 1930 ईस्वी में चित्रा टॉकीज की स्थापना इन्होंने, क्या ये सही है? हाँ, हम बताते हैं जी। उन्होंने पहले जब ये 2 फिल्म किए थे 1930 में, वैसा कुछ नहीं आया, लेकिन उन्होंने देखा है ये बिजनेस चलने वाला है, अच्छा है, और हम कोशिश करें इंडस्ट्री में जो चाहिए हम सब सप्लाई देंगे, तब ये इंडस्ट्री मेरा हाथ में ही रहेगा जी। मतलब अभी क्या हुआ, अभी प्रोड्यूसर फिल्म प्रोड्यूस करते हैं,
सिनेमा हॉल वो अलग है, वो आदमी लोग अलग चलाएगा, राइटर अलग है। हाँ, आर्टिस्ट जो है फिल्म खत्म करके पैसा लेके चल जाएगा। जी जी। अभी सिचुएशन जो है, जी जितना लायबिलिटी है सब प्रोड्यूसर का ही है। जी। लेकिन उस समय उन्होंने सोचा कि पूरा सिस्टम हम बनाए खुद, तब हम फिल्म बनाने में जितना स्टूडियो जितना सपोर्ट लगेगा हम देंगे। जी। रिलीज होगा मेरा हॉल में, सिनेमा हॉल में, पूरा पैसा मेरा घर में ही आएगा। जी। इसीलिए 1930 शुरू किया था। 1930 में रॉयल कैलकाटा गोल्फ क्लब बोलकर टालीगंज में एक क्लब था, उनका जमीन से 10 बीघा जी जमीन उन्होंने खरीद लिया। उस समय जंगल था पूरा कलकत्ता में, उस टालीगंज का साइड में, और फिल्म वहां पर स्टूडियो जाने वाला कोई रास्ता ही भी नहीं था ऐसे। अच्छा। उन्होंने क्या किया, पूरा जंगल था। जी जी। उसमें उन्होंने न्यू थिएटर्स स्टूडियो, पहले वो 10 कट्टे का ऊपर पर न्यू थिएटर स्टूडियो 1930 में शुरू किया। 1931 में उसको उद्घाटन। जी। उसी के साथ साथ जी अभी मित्रा है, चित्रा, अभी मित्रा है, नाम बदल कर वो उन्होंने बनाया वो उस समय चित्रा। उस वक्त चित्रा जो आज अभी मित्रा है, अभी मित्रा के नाम। उस समय उन्होंने बनाया चित्रा, मतलब चलचित्र से जुड़े हुए नाम है। जी जी। ठीक है। वो चित्रा इनॉग्रेट किए थे सुभाष, नेताजी सुभाष चंद्र जी जी, उद्घाटन किए थे जी। 1 साल के अंदर उन्होंने और एक स्टूडियो बनाए थे जी। धर्मतला के ऊपर न्यू सिनेमा हॉल भी बनाए थे, न्यू सिनेमा हॉल बनाए थे। तो एक साथ उन्होंने स्टूडियो जैसे बनाए और 2 फिल्म रिलीज होने वाला सिनेमा हॉल भी उन्होंने बना दिया। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टूडियो में क्या हुआ, स्टूडियो में क्या बनाया उनको कि फिल्म बनाने के लिए पहले फ्लोर चाहिए, मतलब जहां पर शूटिंग हो, फ्लोर के अंदर शूटिंग हो। उन्होंने न्यू थिएटर 10 बीघा का जमीन के ऊपर 2 फ्लोर बनाए थे। शूटिंग होने के बाद वो चला जाते थे, उस समय वो एडिटिंग, कलर करेक्शन ये होने के लिए लैबोरेटरी चाहिए था। उन्होंने लैब भी बना दिया स्टूडियो के अंदर। और क्या किया था आदमी उस समय, तो मतलब अच्छा आदमी कोई फिल्म देखने वाला नहीं था, इसीलिए क्या किया था, और यहाँ पर आएगा भी नहीं। उन्होंने सोचा कि हम ये स्टूडियो ऐसे बनाए जो आदमी लोग को बहुत, जो पहले आए यहाँ बहुत अच्छा लगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, 2 फ्लोर बनाया, एक लैब बनाया, उनके साथ साथ पूरा चारों तरफ उन्होंने फ्लावर गार्डन बना दिया, बहुत सारा पेड़ था वहां पर। और क्या किया था, मयूर, हिरन सब छोड़ दिया। बहुत एक पॉन्ड तैयार किया था वहां पर, बहुत एक सिचुएशन ऐसे एम्बियंस ऐसे क्रिएट किया था उन्होंने, जो बाहर का कोई आदमी आए उनको पहले ही देखने से अच्छा लगेगा, तब ना काम में आएगा। तो इसीलिए पूरा ऐसे सिचुएशन तैयार किए थे। उसके साथ साथ क्या किया, सब तो तैयार हो गया, लेकिन आर्टिस्ट कहां से मिलेगा। उस समय बॉम्बे इंडस्ट्री नहीं था। उन्होंने क्या किया, जो लोग मुंबई में पारसी थिएटर या वो नाट्य मंडली वगैरह काम एक दो उस समय जैसे मैडम थिएटर था वहां पर भी, बॉम्बे में भी 2-1 हॉल था जहां पर बाहर का फिल्म, उस समय इंडियन फिल्म ज्यादा नहीं बनाया, इसीलिए बाहर का फिल्म चलते थे। इंग्लैंड वगैरह की फिल्म आकर हमारी ये कुछ बाहर का इंग्लिश फिल्म, उस समय साइलेंट फिल्म भी चलते थे, साइलेंट फिल्म भी चलते थे। तो उन्होंने क्या किया, उस समय फिल्म, जिस समय फिल्म नहीं था, थिएटर चलते थे। और उन्होंने, बीएन सरकार बहुत थिएटर का भक्त था,
अच्छा। बहुत पसंद करते तो थे। नाटक इंग्लैंड में जाकर भी सब थे। पढ़ाई करते करते इंग्लिश प्ले देखते थे, उन्होंने इंग्लिश प्ले वहीं से उन्होंने हाँ, वो उसको थिएटर का उसके बाद क्या क्या यहाँ थिएटर का जितना आदमी है जी। सबको अच्छा अच्छा आदमी है। और वहां से लाए टेक्नीशियन नहीं कलकत्ता का है, कलकत्ता नहीं इंडिया का है, इंडिया का है। इंडिया का है। इसीलिए उस समय जो आर्टिस्ट के एल साइकिल न्यू थिएटर्स बनाए पहले, उन्होंने न्यू थिएटर्स में पहले काम किए थे। के एल साइकिल जो गाते भी थे, एक्टिंग भी एक्टिंग में रहते थे। पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज कपूर बॉम्बे से आ गया था, उनका घर कलकत्ता में था। राज कपूर हम लोग का स्टूडियो छोटा था, राज कपूर स्टूडियो में घूमते थे उनका उस समय। पिताजी उनको लाते थे कलकत्ता में उनका घर था पहले। पृथ्वीराज कपूर का घर कोलकाता में। कोलकाता में बॉम्बे से आ गया, लेकिन कलकत्ता में घर लिया था। घर लिया था। हाँ, और टॉलीवुड भी। जी। राज कपूर को स्कूल में भर्ती कर दिया था। उनका एक बुलेट भी था। जी। पहले सुबह जाके उसको बुलेट लेके राज कपूर को स्कूल में छोड़ के तब स्टूडियो में आते थे। और एक टाइम राज कपूर का हाथ पकड़ के लाते थे कभी। कहने का मतलब यह है कि राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर बीएन सरकार जी के स्टूडियो में उन्होंने कार्य शुरू किया और उस वक्त राज कपूर छोटे थे। इसका मतलब है कि राज कपूर साहब ने एक्टिंग का क ख ग जो भी ABCD देखा था। बीएन सरकार जी के अंदर उन्होंने सीखा था राज कपूर साहब। जी जी। अच्छा। और उस समय अच्छा, एक मिनट, ऐसा भी जैसा कि मैं सत्यापित करना चाहूंगा कि राज कपूर साहब, पृथ्वीराज कपूर साहब, मन्ना डे साहब इस भवन में भी आए। मन्ना दे साहब नहीं, मन्ना डे के चाचा जो था कृष्णचंद्र दे, अशोक कुमार ब्लाइंड था। नहीं, अशोक कुमार बाद में आया। यहाँ सिमुलता में कलकत्ता आया। अच्छा, कलकत्ता जी में जी जी। मन्ना दे आए, मन्ना दे नहीं आए थे, उनका चाचा जो था जी कृष्णचंद्र दे, अच्छा। उन्होंने वो भी ब्लाइंड था, ब्लाइंड सिंगर एक्टर, ब्लाइंड सिंगर एक्टर। कभी पता नहीं, बहुत सारा फिल्म उन्होंने किए थे, लेकिन कभी शूटिंग का टाइम में कभी किसी को पता नहीं चलता उन्होंने ब्लाइंड है। ये तो अद्भुत बात है। सिमुल तो में केएल साइकिल बहुत बड़ा है, केएल साइकिल बहुत बड़ा है। केएल साइकिल यहाँ अक्सर आया करते थे। गाजर का हलवा बनाया उन्होंने पसंद करते थे, खुद बनाते थे यहाँ। गाजर का हलवा बनाते थे। यह सौभाग्य की बात है कि हम जहाँ आज बात कर रहे हैं, यहाँ पर केएल साइकिल साहब आ चुके हैं, पधार चुके हैं। एक छोटा सा प्रश्न यहाँ यह भी है कि आखिर सिमुलतला कैसे आया? ठीक है, वो एक तो। लेकिन इससे पहले एक और प्रश्न है जो छूट न जाए, इसलिए मैं मैडम से उसका जवाब चाहूंगा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने चित्रा का उद्घाटन किया, तो आखिर बीएन सरकार साहब और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच क्या रिलेशन था? फैमिली फ्रेंड्स, एक तो फैमिली फ्रेंड्स उन्होंने सब, जैसे आपको हम बताए थे जी, सुभाष चंद्र का जो बड़ा भाई थे जी, शरद चंद्र बोस जी, वो बीएन सरकार को पिताजी, एनएन सरकार को गुरुजी मानते थे। अच्छा अच्छा। और गुरुजी बोल के बुलाया भी करते थे गुरुजी। जी जी जी। और एक दो फैमिली फ्रेंड्स जैसे था, वो लोग एक साथ कॉलेज में गया। अच्छा अच्छा। बीएन सरकार और सुभाष चंद्र बोस सब एक ट्रैम में कॉलेज यानी एक ही कॉलेज में बीएन सरकार और सुभाष चंद्र बोस जी का अध्ययन हुआ, यानी स्टडी पढ़ाई की थी। तो यहाँ पर जी जी जी, यही कारण है कि उन्होंने, और उस वक्त सुभाष चंद्र बोस लगभग आ गए थे राजनीति में, तो सक्रिय हो चुके थे एकदम। एक घटना हम जोड़ना चाहते हैं इसमें, एक घटना जब सुभाष चंद्र बोस गृहबंदी हो गया था, इंग्रेज सोल्जर समस्त पूरा एल्गिन रोड का जो कोठी है, उनका कोठी का बगल में ही इन लोग का बीएन सरकार का कोठी है, एकदम एक साथ बीच में एक वॉल है, एक ही बाउंड्री वॉल है, एक ही बाउंड्री वॉल है, अभी तक है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बीएन सरकार उस समय थोड़ा फिल्म करते करते उन्होंने थोड़ा नाम हुआ था, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वहां पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज उन्होंने बना चुके थे उस समय। लेकिन गृहबंदी होने के बाद क्या हुआ, उन्होंने लीडर था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और उनको जो फौज था, आजाद हिंद फौज था,
ये बंद हो यहाँ जाए। आजाद हिंद फौज की स्थापना जहाँ तक होती है कि रास बिहारी बोस साहब ने किया था, हाँ। लेकिन इन्होंने इसको बहुत आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाया, हाँ, उन्होंने आगे बढ़ाया। जी, जी। और उस समय इन्होंने लीडर था, हाँ, यही लीडर सुभाष चंद्र बोस ही लीडर था। जी जी। तो उस समय सुभाष चंद्र बोस को घर में गृहबंदी कर दिया, देने के बाद क्या हुआ, सप्लाई सब बंद हो गया था, पैसा कैसे आएगा, फौज कैसे चलेगा जी। उस समय बीएन सरकार स्टूडियो से हर दिन हर रोज 5 बजे सामने घर आ जाते थे। अच्छा। घर हर रोज घर में आके पहले सुभाष चंद्र बोस का पास में घर में चला जाते थे। उस समय सुभाष चंद्र बोस बाहर नहीं आते थे, लेकिन बीएन सरकार उनका घर में चले जाते थे, उनका माता जी से भेंट करने के लिए। अच्छा। जो हम चाय पियेंगे आपके साथ, अच्छा। आप चाय पिलाइए। चाय पीने के लिए उन्होंने कभी चाहता नहीं था। क्या करते थे? नहीं, मदद करने के लिए, मतलब हर रोज उस समय चाय पीने के लिए गया है और टेबल का ऊपर नीचे 3000 रुपया करके हर रोज उनको दिए। उस वक्त ये आजाद हिंद फौज चलाओ, हम हैं। यह तो बहुत ही दिलचस्प कहानी है कि चूंकि पिताजी, चूंकि एनएन सरकार अंग्रेज के एडवोकेट जनरल और पुत्र सुभाष चंद्र बोस के साथ, यानी बीएन सरकार साहब सुभाष चंद्र बोस के साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से वो सहयोग कर रहे हैं। गांधी जी को भी हेल्प किया, एनएन सरकार जो साहब जी जी, वो गांधी जी का भी हेल्प किया फाइनेंशियल। गांधी जी आया करते थे उनके पास, एनएन सरकार के पास। एनएन सरकार लॉ मेंबर था जी जी, ब्रिटिश पीरियड में, और उन्होंने एडवोकेट जनरल था। गांधी जी लॉ, इसी के ऊपर लॉ कैसे होगा नहीं होगा, इसी के डिस्कशन में उन्होंने आ जाते थे एल्गिन रोड में। जी। अब आते हैं एक मूल प्रश्न पर, जो संबंध, जिसका संबंध है सिमुलतला से। मैं मैडम से पूछना चाहूंगा और मैं जानना चाहूंगा और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिर सिमुलतला वो कैसे आए और इसके पीछे क्या कहानी? ये भी एक दिलचस्प कहानी है, बहुत दिलचस्प कहानी है। पहले इधर जब ये मकान बना 1940 में, उनका बहुत साल पहले मेरा जो दादी जी थे, उनका मामा का घर इधर मजिलपुर लॉज है, लॉज थे शायद। हाँ, तो मजिलपुर लॉज, वो मेरा दादी जी का, मामा जी का घर थे। और दादी जी का जो क्या बोलेगा, माता जी जी, वो लोग सब आया करते थे सिमुलतला में। अच्छा। सिमुलतला में बहुत साल पहले। अच्छा। तो तब वो दादी जी का जो माता जी थे, वो बीएन सरकार तो उसका दामाद हुआ। जी। तो उनसे बोला, बीएन सरकार तब सोच रहा था कि एक तो मकान हम बनाएगा बाहर, बने कलकत्ता का बाहर। वो घाटशिला में गया, इधर उधर पुरी में गया, हम एक तो मकान बनाएंगे। तो वो जगह देख देख के चलाया। तो तब जब भी मैंने दादी जी बोला करते थे कि तुम एक बार सिमुलतला में चलो, मेरा जो माता जी है उनको बुलाया, सिमुलतला में थोड़ा देख लो जी, अगर पसंद आए तो देख लो। तो मेरे जो दादाजी बीएन सरकार, वो बोला करते थे नहीं वो सिमुलतला कैसे होगा, वो नाम सुन के ही वो बोला नहीं। अच्छा। हम नहीं जाएंगे। बहुत बार ऐसे हुआ। अच्छा। तो बोला नहीं हम नहीं जाएंगे, तुम घूम जाओ, तुम जाके तुम। तो एक बार ऐसे ही हुआ। तो सोचने लगा चल ठीक है, जितना बार बोला तो ठीक है, हम जाएंगे, मगर एक दिन के लिए उसका हम 2 दिन नहीं रहेंगे, वो एक दिन में ठीक है वापस आएंगे। तो एक दिन वो आए सिमुलतला में और घूमना शुरू किया, इधर उधर जाया। तो फिर ये प्लॉट बहुत आके पसंद हो गया। और इसका एक रीजन था, मेरा जो पिताजी दिलीप सरकार, उनका बहुत ट्रेन पसंद था। अच्छा। बहुत ट्रेन पसंद करते थे, छोटा उम्र से बहुत। तो बीएन सरकार सोचने लगा तो ये तो ट्रेन लाइन तो इधर से ही गया बगल से, और ये प्लॉट उसका बहुत पसंद है। उस दिन वो डिसाइड किया कि हम बनाएंगे तो सिमुलतला में ही बनाएंगे। वहाँ पर एक बात है, दिलीप सरकार जी ने जो था छोटा उम्र में पिताजी को बोला था
हमको ऐसे एक घर बना के दीजिए जिसका सामने हम बैठेंगे और सामने से ट्रेन जाया करे, ट्रेन जाया करे। तो उन्होंने बहुत जगह घूमा था, घरसला में गया था और राउरकेला में गया था। प्लॉट ऐसे देखा भी है जहाँ पर ट्रेन भी जाते हैं, लेकिन उनको पसंद नहीं हुआ। तो सिमुलतला में आके यही इसी प्लॉट में आने के बाद उनको बोला यहीं पर हम घर बनाएंगे, किसी जगह में हम घर इसी जगह वो एक दिन में डिसाइड किया, एक दिन में डिसाइड किया था जब हम घर बनाए तो यहीं घर बनाएंगे। यानी बीएन सरकार साहब एक दिन के लिए सिमुलतला आए और चूंकि उनके पुत्र की इच्छा थी कि हम ऐसे घर में रहे जहां से ट्रेन गुजरता हुआ देखें, और आप जान जाइए कि जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं यह बीएन सरकार साहब ने इसको डिजाइन किया, चूंकि वो इंजीनियर थे, क्या मैडम, और सिविल इंजीनियर थे, और उन्होंने डिजाइन किया। बीएन सरकार जी ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्म भूषण प्राप्त हुआ 1972 ईस्वी में। यहाँ ये भी मैं कह दूं कि हर जगह ऐसा देखने को मिलता है कि 1970 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला, सो बिल्कुल गलत है। 1972 ईस्वी में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला और पद्म भूषण भी मिला। और एक दिन के लिए वो सिमुलतला आया और सिमुलतला की धरती, यहाँ की प्रकृति ने उन्हें ऐसा विमोहित किया कि वो यहाँ के होकर रह गए। और यहाँ पर यह भवन बीएन सरकार साहब का बनाया हुआ है, और ठीक यहाँ की बगल में, यहाँ की बगल में ये दिल्ली हावड़ा रूट है, डबल लाइन है, और यहाँ से 200 मीटर उत्तर सिमुलतला स्टेशन है, और यहाँ पर एक बड़ा सा कंपाउंड है। यहाँ बीएन सरकार साहब ने इसको बनाकर अपने बेटे दिलीप सरकार साहब को गिफ्ट किया। ये एक बात और मैं बता दूं दर्शकों की, बीएन सरकार साहब एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक साथ, उससे पहले एक ही प्लेबैक सिंगर नहीं होते थे फिल्मों में, प्लेबैक सिस्टम नहीं होता था फिल्मों में। बीएन सरकार साहब ने ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि प्लेबैक सिस्टम शुरू हुआ और बहुत सारी चीजें शुरू हुई। और नई उन्होंने ऐसा भी माना जा रहा है कि उन्होंने हिंदी सिनेमा को, भारतीय सिनेमा को उन्होंने आवाज दी। ये अलग बात है कि भारतीय सिनेमा को आवाज देने में एक नाम और आता है अर्देशीर एम ईरानी साहब का। अर्देशीर एम ईरानी साहब का नाम आता है, और जहां आरा, कौन सी फिल्म है, आलम आरा का नाम आता है। लेकिन उसके साथ समानांतर दिलीप सरकार, बीएन सरकार साहब भी इस पर बहुत तेजी से और सूक्ष्मता के साथ काम कर रहे थे, और उन्होंने भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय सिनेमा को आवाज देने में बीएन सरकार साहब का भी बहुत उतना ही योगदान है जितना अर्देशीर एम ईरानी साहब का। क्या ना, एक आप जैसे बताए, हम एक बात बताना चाहते हैं, जब प्लेबैक को बात आए तो इसमें और एक बात हम ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि प्लेबैक 1936 में हुआ था, पहले 1935 में हुआ था। वो फिल्म का नाम था भाग्य चक्र, ठीक है। भाग्य चक्र फिल्म में फर्स्ट प्लेबैक सिंगर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। उसके पहले 1932 में बैकग्राउंड म्यूजिक भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अभी जो गाना चलते हैं और हम लोग एक्टिंग करते हैं, उनका पीछे एक साउंड ट्रैक चलते हैं, म्यूजिक चलता है थोड़ा थोड़ा करके। कभी जो मोशन होता है, एक्टिंग होता है, उसको सिचुएशन के मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक चलते थे। अभी है, उन्होंने भी ये भी इंट्रोड्यूस किया था बैकग्राउंड म्यूजिक, पहली बार, फर्स्ट टाइम इंडिया में, फर्स्ट टाइम 1932 में। वो फिल्म का नाम है चंडीदास। वही फिल्म में फर्स्ट उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक इंट्रोड्यूस किया। 1935 में भाग्य चक्र फिल्म में उन्होंने प्लेबैक सिस्टम चालू किया था। और उनका डायरेक्टर था, म्यूजिक डायरेक्टर था रायचंद बोराल, आरसी बोराल को बताते हैं। उन्होंने एक म्यूजिक सिस्टम जो है
ऑर्केस्ट्रा पहले इंट्रोड्यूस किया है इंडियन फिल्म में। म्यूजिक सिस्टम के अंदर ऑर्केस्ट्रा जो होता है, अभी ऑर्केस्ट्रा जैसे चलते हैं, ऑर्केस्ट्रा भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। यानी कई ऐसी रेखाएं इन्होंने पहली बार खींची बीएन सरकार साहब ने। जैसे सर ने बताया प्लेबैक म्यूजिक, जैसे हम फिल्मों में अगर कोई खुशनुमा दृश्य है तो उससे रिलेटेड, उससे संबंधित प्लेबैक म्यूजिक जो हम सुनते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक चलते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक, वह पहली बार बीएन सरकार साहब ने इंट्रोड्यूस किया, यानी उसका इन्वेंशन, उसका आविष्कार किया। हिंदी भारतीय सिनेमा को पहली बार इन्होंने आवाज दी और उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने शामिल की। कहना यह उचित होगा, अतिशयोक्ति न होगी कि अगर दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा के पितामह थे, यानी ग्रैंडफादर थे, तो बीएन सरकार साहब भारतीय सिनेमा के इंडियन फादर ऑफ इंडियन फिल्म अगर कहा जाए तो फादर ऑफ इंडियन फिल्म, वे भारतीय सिनेमा के वे पिता थे। और इस हिसाब से आज जो हिंदी सिनेमा पूरे विश्व में, भारतीय सिनेमा, हिंदी कहना ठीक नहीं होगा, भारतीय सिनेमा, भारतीय फिल्म, इंडियन फिल्म पूरे विश्व में जो पताका लहरा रही है, उसकी नींव की ईंट है हमारे बीएन सरकार साहब। हम जी इसी के बारे में और एक जी आप जो बताते हैं, बीएन सरकार इंडियन फिल्म का फादर है जी, तो फादर किसी को बताते हैं, किसको बताते हैं फादर? उसके कुछ काम होगा, ऐसे कुछ काम किया था, इसीलिए बताते हैं उनको फादर। क्या काम किया था उन्होंने उस समय कलकत्ता में? और उन्होंने बंगाली था, उन्होंने बंगाली फिल्म नहीं, बंगाली फिल्म के साथ साथ बंगाली, हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, असमिया, बहुत सारे भाषाएं में 6 लैंग्वेज में उन्होंने फिल्म बनाए थे। क्यों बनाए थे? क्योंकि ये फिल्म हम बनाए और बंगाली आदमी लोग देखेगा, ये तो छोटा जगह में रहेगा, हम देखेंगे, तुम देखेंगे, प्रसार नहीं होगा, इंडिया में नहीं होगा। तो पहले उन्होंने सोचा था जब हम बंगाली के साथ साथ बाकी लैंग्वेज में फिल्म प्रोड्यूस करें, क्योंकि बाहर का आदमी जितना है इंडिया में, सबको ये पता चलेगा कि ये फिल्म जो है केवल बंगाली की नहीं, इंडिया का है। उस समय डबिंग सिस्टम नहीं था, इसीलिए स्टूडियो में उन्होंने स्कूल बैठाया था। स्कूल क्यों? केएल साइड था नॉर्थ इंडिया का, उन्होंने बंगाली आते नहीं। अच्छा, बंगाली यहाँ पर उमा जोशी जो था आर्टिस्ट, बंगाली नहीं, उन्होंने पंजाबी थी, उन्होंने पंजाबी था, और उन्होंने टाइपराइटर का सेल्समैन था, रेमिंगटन कंपनी का सेल्समैन था। उन्होंने कभी एक्टिंग नहीं की थी। अच्छा, उनको गाना उनको अच्छा था, लेकिन एक्टिंग कभी नहीं किए थे। तो न्यू थिएटर्स में आके उनको एक्टिंग सिखाया। स्कूल क्यों बनाए थे उन्होंने? बंगाली के जितना एक्टर एक्ट्रेस थे उस समय, सभी तो बंगाली जानते हैं, लेकिन हिंदी कैसे जानेगा? जो नॉन बंगाली है उसको बंगाली कैसे पता चलेगा? इसीलिए उन्होंने स्टूडियो के अंदर स्कूल बैठा दिया और हर लैंग्वेज का टीचर रख दिया है। उस समय टीचर रख दिया था क्योंकि सब आर्टिस्ट और एक्ट्रेस वो लैंग्वेज को पता चले जो फिल्म उन्होंने लैंग्वेज में बनाना चाहते हैं। 5 बजे के बाद शूटिंग बंद हो जाती थी उस समय। 5 बजे के बाद सब एक्टर और एक्ट्रेस को डिफरेंट घर में पहुंचे जाते हैं। वहां पर टीचर था, उनको सबको भाषा सिखाया। तब सबको एक ही स्टूडियो में, उस समय बंगाली फिल्म शूटिंग करने के बाद साथ साथ भी हिंदी भी शूट किया, अलग अलग, एक ही नहीं, डबिंग नहीं था। एक्टिंग करना होगा और लैंग्वेज ऐसे ही बताना होगा आपको। उर्दू, तमिल, तेलुगु ऐसे भाषा उनको सिखा के तब एक्टिंग किए थे। इसीलिए उनको बताते हैं फादर ऑफ इंडियन सिनेमा।
ये बहुत ही बड़ी बात मानी जाएगी कि बीएन सरकार साहब, चूंकि वो बंगाल से संबद्ध थे, बांग्ला भाषा से संबद्ध थे, लेकिन उन्होंने अपनी फिल्म को पूरे भारतवर्ष तक पहुंचाया भाषा के माध्यम से, और कई भाषाएं उन्होंने अपने स्टूडियो के अंदर अपने एक्टर्स को सिखाया। एकदम चलिए, बहुत और दो घटना बोलने के लिए और दो घटना हम बताएंगे, क्योंकि वो इंडियन फिल्म ने कैसे इतना नाम किए हैं। दो घटना बताएंगे। उस समय कॉलेरा बोलकर एक बीमारी आए थे, अभी जैसे कोरोना है, उस समय कालाजार था। तो कालाजार देश में फैला गया था पूरा। ट्रीटमेंट जो करते थे, कुछ मर जाते कुछ बच जाते, ऐसे था। जवाहरलाल नेहरू उस समय इंडिया में आए थे और एनएन सरकार का घर में ही आए थे, एल्गिन रोड में। तो चारों तरफ कालाजार फैल गया। तो उन्होंने बताया, सोचा जो इसको तो दवा है, लेकिन आदमी को पास जल्दी पहुंचाना है। तो एनएन सरकार को बोला था उस समय कि तुम्हारा बेटे को बोलो एक फिल्म ऐसे बनाए, यही सब्जेक्ट के ऊपर। अच्छा। तो उन्होंने उस समय डॉक्टर फिल्म बनाए थे। फिल्म का नाम है डॉक्टर, इसी सब्जेक्ट के ऊपर जो कालाजार था। और उन्होंने पहले हिंदी लैंग्वेज में रिलीज किया था, दोनों लैंग्वेज में हुआ था, बंगाली और हिंदी। पहले हिंदी रिलीज किया था क्योंकि पूरा इंडिया में पहले ये पहुंच जाए, क्योंकि हिंदी सबको पता है, हिंदी सबको पता है। पहले हिंदी फिल्म रिलीज किया, उसके बाद उन्होंने बंगाली रिलीज किया। और एक फिल्म था उस समय, वो क्या था, वो माय सिस्टर ने जीवन मरण, ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर। ट्यूबरकुलोसिस ऐसे एक बीमारी था उस समय आ गया था, और जवाहरलाल नेहरू फिर उनको बताया और एक फिल्म बनाए जो ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट सबको जल्दी पता चल जाए। तो उस समय उन्होंने बताया, फिल्म बनाए थे। फिल्म का नाम था, हिंदी फिल्म का नाम था हमराही, बंगाली फिल्म का नाम था जीवन मरण। और हिंदी उनको ही हिंदी वर्जन था हमराही। तो ये दोनों फिल्म उस समय बने इसी सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि पहले सबको पता चल जाए तो इसका ट्रीटमेंट है और अच्छा होगा। बीएन सरकार साहब का देहावसान हुआ 1980, और उस वक्त मुझे लगता है कि आप कॉलेज वगैरह या स्कूल वगैरह में 20 वर्ष की आप थी जब बीएन सरकार साहब का देहावसान। कोई ऐसा संस्मरण है आपके जहन में उनसे संबंधित? बहुत सारे छोटे उम्र से ही उनका तो हम तो वो भी, और हम जैसे हमको पिताजी माताजी से ऊपर हम उन्हीं को हम छोटी उम्र से एकदम दादाजी सब कुछ हम हमारे लिए सब कुछ थे। जी। तो मेरा पढ़ाई उधर वो बहुत इंटरेस्ट लिया, सब कुछ मेरे पढ़ाई जो हम एकदम जन्म से ही। और फर्स्ट हमारा जो घर में वो बर्थडे जो हुआ करते थे, वो हमको बर्थडे मनाते थे। पहली बार बीएन सरकार साहब ने आपका बर्थडे मनाया? एकदम। जी। और हम जब छोटी उम्र में स्कूल गया जी, उस समय से लेकर जी, हम जब कॉलेज खत्म किया उस समय तक हमको जो पढ़ाई, स्पेशली वो मैथ्स में बहुत उसका ब्रेन था। बीएन सर का जो उसका मैथ्स में वो एक तो परीक्षा था, उसमें मैं क्या एंट्रेंस है। अच्छा। तो उस समय 200 नंबर थे मैथ्स का। अच्छा। तो वो उसका मिला 196 आउट ऑफ 200। जो नंबर 4 मार्क्स थे उसका नीटनेस में था, वो नीटनेस में वो 4 मार्क्स उसको बाद दिया, और पूरा मैथ्स वो राइट किए थे, और बहुत उसका इंटरेस्ट था मैथ्स में। तो सिमुलतला में वो हमको मैथ्स जो है ना वो सिखाता था, इधर आके हमको सिमुलतला में, क्योंकि उसका जब कलकत्ता वापस जाते थे उसका एनुअल एग्जाम हुआ करता था पूजा का बाद। तो इधर उन्हें एक तो बैल्कनी है, एक तो क्या बोलेगा
चाताली मुशी, हाँ बलकनी है, उधर हम लोग बैठ के वो मैच कर रहे थे। यानी वो मैथ काफी स्ट्रांग था उनका, और आपको उन्होंने मैथ और दूसरा पढ़ाई भी उन्होंने सब बहुत इंटरेस्ट किया हमको पढ़ाई में। और हम एक तो बात अभी बोलना चाहते हैं कि अभी तो देखिए आप लोग, अभी तो लड़कियां बहुत एडवांस हो गया, बहुत सारे एवेन्यूज खुल गया, उस टाइम में तो उतना नहीं था। मगर बीएन सर का जो है उसका आउटलुक बहुत ब्रॉड थे। उस टाइम में वो बोला कि सबको अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए, लड़की हो या लड़का, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो पहले तुम ग्रेजुएशन खत्म करो, उसका बाद कुछ भी करो, तुमको अलग से इनकम होना चाहिए, तुम किसी का ऊपर तुम मतलब डिपेंड मत होना, पहले कुछ करो फिर शादी करो। यानी इस प्रकार माने उन्होंने लड़कियों के प्रति इतना ब्रॉड, उस वक्त जिस वक्त महिलाओं को चार दीवारी में कैद करके लगभग रखा जाता था, महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उस वक्त बीएन सरकार साहब ने अपने घर से शुरुआत की और अपनी पौत्री को उन्होंने पैर पर खड़ा होने की प्रेरणा दी और पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। ग्रेजुएशन किया, फिर तब 1980 में हमको रिजल्ट आउट होने के बाद था नवंबर में, मगर ऐसे लाख हुआ कि वो हुआ, उनका तो डेथ हो गया। और आखिरी दिन तक वो वेट करता था कि पेपर में और आएगा रिजल्ट, आखिरी दिन तक। वो 28 नवंबर भी वो मैंने पेपर, उस वक्त आप ग्रेजुएशन में थे? हाँ ग्रेजुएशन, वो पेपर देखा कि एग्जाम हो गया था लेकिन तो हमको तो झूठ बात नहीं बोलने सका, क्योंकि हमको तो हिम्मत नहीं था, क्योंकि उसका पूरा ज्ञान था, बोलेगा कहाँ रिजल्ट, कहाँ तो आउट नहीं हुआ। तो वही रिजल्ट आउट हुआ 1981 का जनवरी में, वो बदनसीब है क्योंकि वो देख नहीं पाया ग्रेजुएशन। उनके रहते में आपकी शादी हुई या उनके देहावसान? बहुत बार, क्योंकि हम बीएड किया, क्योंकि उनकी इच्छा था कि हम कुछ करें, तो हम उसका इसलिए ही हम बीएड किया। अच्छा, बीएड आपने किया? बीएड किया, स्कूल में पढ़ाया। अच्छा, आप शिक्षिका? 5 साल पढ़ाया। क्या बात है, जी जी जी। तब तक तो मेरा शादी हो गया 1988 में। तो फिर 1991 में तो बहुत न्यू थिएटर्स पे उसको वापस मिला। तो उसका बाद में तो मैं ऑफिस ज्वाइन किया, मेरा पिताजी का इच्छा था जी तुम ऑफिस ज्वाइन करो, तो अच्छा, उसके बाद बीएन सरकार साहब द्वारा जो स्थापित न्यू थिएटर है उसको आपने संभाला, और आज इनके कमान में है, इनके हाथ में है पिनाकी चक्रवर्ती। जिस थिएटर की स्थापना बीएन सरकार साहब ने की, आज पिनाकी चक्रवर्ती और नमिता बोल सकता है, दोनों ही कोशिश करते हैं चलाने के लिए, उसको तो आगे बढ़ाने के लिए। और कोई ऐसी बात जो छूट रही हो? और मैंने एक बात जरूर बताना चाहते हैं, न्यू थिएटर्स के साथ सिमुलतला भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब कलकत्ता में राइड शुरू हुआ था, बंगाल में राइड शुरू हुआ था, हिंदू मुस्लिम राइड शुरू हुआ था, उस समय स्टूडियो का हालत बहुत खराब था। कब शूटिंग चले, शूटिंग ना चले, चारों तरफ रास्ता बंद हो जाते हैं। फिल्म का जो हम लोग का जो लेबोरेटरी था, वहाँ पर बहुत सारा फिल्म था, नेगेटिव बेस्ड, सब नाइटेड बेस्ड फिल्म था, कभी जला दिया जाए। इसीलिए उन्होंने सिमुलतला को इतना सेफ जगह माना, जो सिमुलतला ये कोठी का सामने एक बड़ा घर बनाए थे, जहां पर वो फिल्म का वॉल्ट बना दिया, और कलकत्ता का जितना फिल्म रील, उस समय तो रील था, पूरा रील लेके उन्होंने सिमुलतला में जमा कर दिया था कि ये जगह सेफ है, कुछ नहीं होगा हमको। वो सिमुलतला का वॉल्ट था, कलकत्ता से पूरा फिल्म लेके यहाँ पर आ गए थे, यहाँ पर उन्होंने बना दिया था फिल्म का वॉल्ट और स्टोर रूम बना ये सिमुलतला में बनाए। तो बहुत दिन था,
उसके बाद जब स्थिति सब ठीक हो गया, उसके बाद उन्होंने एक एक करके फिल्म वापस ले गया। क्या बात है, ये तो बहुत ही रोचक तथ्य है। और जब 47 में बंटवारा के समय जो क्राइम हो रहा था और हिंदू मुस्लिम राइट हो रहे थे, उस वक्त उन्होंने इस जगह को, उस मुतला को सुरक्षित माना। एकदम एक मैं मैम से यह जानना चाहूँगा कि इन्हें भी प्रतिभा सिंह पाटिल ने पुरस्कृत किया था, और वो किन चीज़ों के लिए उन्होंने पुरस्कार दिया था और किस क्षेत्र में आपकी उपलब्धि के लिए पुरस्कृत किया था? वो भी एक फिल्म था। जब न्यू थिएटर्स वापस आए तो शायद 2010 में, तो मेरा पिताजी का एक तो आइडिया ख्याल में आया कि क्यों ना हम और एक फिल्म बनाएं न्यू थिएटर्स का वापस आने के बाद, फिर से फिल्म शुरू किया जाए जी। तो उस टाइम बहुत स्टोरीज सुना। तो सोमनाथ गुप्ता जो फिल्म का डायरेक्टर है, तो वो ये फिल्म का स्टोरी सुनाया, आमी आलू ये स्टोरी है, सुनाया, और पिताजी का बहुत पसंद हुआ, आया। तो बस वो फिल्म शुरू हुआ। तो तब तो पिताजी थे, तो फिल्म का तो शूटिंग, फिल्म शुरू हुआ 2009 में, इसको शूटिंग शुरू हुआ। तो वो खुद जाया करते थे और इन्वॉल्व थे। तो फिर उनका जो शरीर, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, शरीर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, परंतु वो बहुत इन्वॉल्व हो गया उसमें। तो ऐसे चलता था। तो शूटिंग शुरू हुआ, शूटिंग मुर्शिदाबाद में हुआ था। अच्छा। तो तब उसका शरीर तो ठीक नहीं था, मगर फिर भी हो गया। तो तब हमको भी थोड़ा इंटरेस्ट लगने लगा कि हम भी क्यों ना देखें कैसे शूटिंग होता है जी। क्योंकि एक बात है, मेरा दादाजी, उसका जो टाइम था ना, वो पसंद नहीं करता था कि हम फिल्म स्टूडियो में जाए और हम फिल्म में इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि उनका एक तो है खाली पढ़ाई जी। तुम पहले पढ़ाई खत्म करो फिर ये सब करना। तो वो हमको जाने नहीं देता था। तो हमको तो कुछ मालूम नहीं था ना कैसे शूटिंग बनता है, कैसे कुछ मैंने क्या होता है फिल्म का, मैंने प्रैक्टिकल मैंने जो साइड है फिल्म का। तो वही आमी आलू से वो शुरू हुआ जी। तो तब मैं जा करती थी वो मुर्शिदाबाद में शूटिंग स्पॉट में, थोड़ा थोड़ा करके हमको बहुत इंटरेस्ट हो गया और बहुत हमने इन्वॉल्वमेंट भी हो गया। तो एक तो दुख की बात है कि शूटिंग जब हो गया था, जब एडिटिंग में फिल्म गया तो पिताजी का देहांत हो गया 10 जनवरी। तो फिल्म तो बन गया ऐसे ऐसे करके, और जब रिलीज हुआ वो बहुत मैंने उसको मैंने बहुत क्या बोलेगा, क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म था वो, बहुत उसे सराहा गया। हाँ, और क्लासिकल फिल्म थी नहीं, कमर्शियल जैसे फिल्म। तो नाम क्या बताया उस फिल्म? आमी आदू, बंगाली में है आमी आदू, और उसका हिंदी में क्या? साउंड ऑफ लव, साउंड ऑफ प्यार की आवाज जी जी। तो बहुत क्रिटिकली अक्लेम्ड हुआ जी। 2011 में नेशनल अवार्ड मिला। नेशनल अवार्ड नहीं, इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला था। सार्क अवार्ड श्रीलंका में होते, फेस्टिवल वहाँ पर होते थे, हम लोग का फिल्म वहाँ पर भी गया था, वहाँ पर भी हम लोग फर्स्ट हुआ था। तो नेशनल इंटरनेशनल सभी। और एक आमी आदू, वो जो बंगाली फिल्म था, उसके बारे में एक बात बताना चाहेंगे हम लोग उसके पहले और दो एक स्टोरी सुना था बाहर डायरेक्टर के पास से, लेकिन दिलीप सरकार, बीएन सरकार का सन जो है, उन्होंने हर समय बताते हैं पिनाकी हम
कभी कोई स्क्रिप्ट सुने तो हम सिमुलतला जाके ही सुनेंगे, कहीं नहीं सुनेंगे। तो ये आमियादू का यात्रा शुरू हुआ यहाँ पर सिमुलतला में। हम दिलीप बाबू और मेरा डायरेक्टर यहाँ पर आए थे, बड़ा जो चतल है हम लोग सामने वही चताल में स्क्रिप्ट सुनाया था, वहां से ही शुरू हुआ इसको जाता। तो हर फिल्म हर समय सिमुलतला से जुड़े हुए हैं हम लोग। तरह का भी बहुत बड़ा पार्ट है इसमें। यानी हर चीज में, उनकी उपलब्धि में, उनके विकास में, फिल्मों के योगदान में, हर जगह अगर मैं देखूं तो सिमुलतला उपस्थित है। और एक भावनात्मक लगाव है सिमुलतला से, बीएन सरकार साहब का, दिलीप सरकार साहब का, मैडम का और इस पूरी टीम का। मैं दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा कि लगातार 3 पीढ़ियां बीएन सरकार साहब, दिलीप सरकार साहब और रुचिता सेन मैडम, ये 3 पीढ़ियां ऐसी हैं भारतवर्ष में, मुझे नहीं लगता कि और कोई उदाहरण होगा कि इन 3 पीढ़ियों को लगातार फिल्म के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। हाँ, बीएन सरकार को मिला था जी 1972 में जी। लेकिन उसके पहले दिलीप सरकार जी ने बंधन फिल्म बोलकर एक फिल्म बनाए थे हिंदी में, जिसके वजह से उन्होंने 1957 में उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था जी। उसके बाद 72 में बीएन सरकार को पद्म भूषण मिला था। उसके बाद 2011 में रमिता जी को आमियादू फिल्म जो था उसी के लिए नेशनल अवार्ड मिला था, प्रेसिडेंट अवार्ड। तो इन 3 जनरेशन इंडियन फिल्म हिस्ट्री में अभी तक पहली बार है 3 जनरेशन नेशनल अवार्ड, प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है। अभी तक हम लोग न्यू थिएटर चलाते हैं, न्यू थिएटर्स अभी तक है। हम कोशिश करेंगे आप लोग की वजह से, आप लोग का दुआ से, जो हम लोग आगे बढ़ाएं। एकदम जिस प्रकार बीएन सरकार और दिलीप सरकार साहब और मैडम, आप लोगों का जो समर्पण है या इसी प्रकार कायम रहे। हर चीज में, उनकी उपलब्धि में, उनके विकास में, फिल्मों के योगदान में, हर जगह अगर मैं देखूं तो सिमुलतला उपस्थित है। और एक भावनात्मक लगाव है सिमुलतला से, बीएन सरकार साहब का, दिलीप सरकार साहब का, मैडम का और इस पूरी टीम का। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा मैडम के प्रति, चक्रवर्ती जी के प्रति और पिंटू जी के भी प्रति, पिंटू चौधरी जी के प्रति, कि आज बहुत एक सुखद संयोग मिला और इस संबंध में बहुत सारी बातें हुई। तो बहुत बहुत आभार। और फिर इस संबंध में कभी मैं चाहूँगा कि आप लोगों से भेंट हो और बातचीत हो। कभी धन्यवाद। चलिए बहुत